अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आना शुरू हो चुके हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक को बरतरी हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल दूसरे नंबर पर हैं। इस हल्के में मजमूई तौर पर 254 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 64 पोलिंग स्टेशन से मौसूल होने वाले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक ने 9,317 वोट हासिल किए हैं, जबकि असलम गिल के वोटों की तादाद अब तक 6,909 है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपने कदम जमाने के लिए इस ज़िमनी इंतखाब में भरपूर मुहिम चलाई है, जिसके असरात इब्तिदाई नताइज में फिलहाल दिखाई देते हैं। लेकिन क्या वो इस मुकाबले में कोई सरप्राइज कर सकती है? इसके लिए हतमी नताइज का इंतजार करना होगा। इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा कागजात नामजदगी में तकनीकी वजूहात के बायस मुकाबले से ही बाहर हो गए थे। आज PTI की जानिब से अपने वोटर्स से अपील की गई थी कि वो घरों पर रहें और वोटिंग के अमल का बॉयकॉट करें, ताकि टर्नआउट कम से कम हो। PTI की ये अपील कितनी कारगर रही, इसका फैसला भी हतमी नताइज के साथ ही सामने आएगा। दूसरा अहम इशू और मामला PDM अपोजिशन का कल होने वाला सरबराही इजलास है। पूरे एक साल से एक ही मामले की कोशिश है। फैसला कुन इजलास मौलाना फजलुर रहमान कह चुके और ये पहली बार भी नहीं। इससे पहले 23 नवंबर वाले सरबराही इजलास में भी PDM लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अब इत्तलात हैं कि असेंबलियों से इस्तीफे का मामला नून लीग और JUI में इख्तलाफात की वजह बना हुआ है। मौलाना इस्तीफे देना चाहते हैं और वो शुरू दिन से देना चाहते थे जब से हुकूमत आई है, जबकि नून लीग समझती है कि पीपल्स पार्टी के बगैर असेंबलियों से इस्तीफों का कोई फायदा नहीं। इत्तलात ये भी हैं कि नून लीग अभी तक इस्तीफों के मामले पर जमात के अंदर ही फैसला नहीं कर सकी। अब देखें कि कल के इजलास में क्या होगा। नून लीग भी पीपल्स पार्टी की तरह अदम एतमाद के ऑप्शन पर गौर कर रही है। कल का PDM का इजलास कितना नतीजा खेज होगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे और गुज़िश्ता रोज सियालकोट के अफसोसनाक वाक़े पर भी राय लेंगे कि तमाम तबका हाय फिक्र की जानिब से इस वाक़े की यकसा मजम्मत की गई है। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन क्या इस बात की यकीन दहानी हो सकती है कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा? आज मुत्तहिदा उलमा बोर्ड इजलास भी हुआ है। 7 तारीख तय की गई है, जहां बैठकर हतमी क्या नतीजा निकाला जाएगा, किस तरीके से ऐसे मामलात को हैंडल किया जाना चाहिए और किस तरह का एक्शन प्लान हमें दरकार है, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनल है, भरपूर तौर नजर रखे हुए जितने मामलात हैं और आप उनकी राय इन मामलात पर जानते रहते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लामाबाद से शहजाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से मजहर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आप यहाँ मौजूद हैं। NA 133 इब्तदाई नताइज आ रहे हैं, फ़र्क कितना है, कितना नहीं, कोई सरप्राइज आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा, मैं इत्तेफाक से ये ग्रीन टाउन, ये जो एरिया फिर के हूँ, मेरा ख्याल है इलेक्शन है ही नहीं। मैं मतलब है एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं कह सकता। 15 से 20 हज़ार तक नून लीग आराम से जीत जाएगी। शुरू से उनकी सीट है। इलेक्शन अगर कहीं कहीं नज़र आता है तो बैनर और इश्तिहारों का। इलेक्शन है ही नहीं, ये नून लीग की सीट थी। परवेज़ मलिक अल्लाह जना नसीब करे, उन पे हुआ, उनकी मिसिज है। तो PTI वैसे ही उनके कैंडिडेट तकनीकी या फरार के रास्ते की वजह से जमशेद चीमा साहब फरार हो गए, क्योंकि ये मैं मानते ही नहीं कि सारी उम्र इलेक्शन लड़ते रहे हो, आपके पास इस हल्के के 2 तजवीज़ कुंदा और ताइद कुंदा ही नहीं है। ये एक अलग बहस है। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बाआसानी कामयाब हो गई जाएगी, इसलिए चलो इंतजार तो करना। आप तो कह रहे हैं कि कोई अच्छा मजहर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया है। पंजाब में बार बार सवाल किया जाता है पीपल्स पार्टी को कि अब कोई स्पेस नहीं रह गई। आपके ख्याल में क्या टफ टाइम देने में कामयाब रही पीपल्स पार्टी आज अब तक के जो इब्तिदाई नताइज, और कितना को फर्क हो सकता है दोनों के दरमियान, पीपल्स पार्टी और नून लीग में? देखिए आयशा, पीपल्स पार्टी के लिए इस लिहाज से ये इलेक्शन अहम है कि इसमें उनके उम्मीदवार को वोट कितना पड़ता है, और जाहिर है इसका टर्न आउट जनरली बाई इलेक्शन में टर्न आउट कम होता है। अगर शायद PTI मैदान में होती तो टर्न आउट ज़्यादा होता इसके मुकाबले में, क्योंकि सेकंड नंबर की पार्टी थी पिछले इलेक्शन में, अच्छे खासे वोट लिए थे उन्होंने, गालबन 74-75 हज़ार के करीब वोट लिए थे उन्होंने। तो जाहिर है PTI अगर होती तो शायद टर्न आउट भी ज़्यादा होता।
तो पीपल्स पार्टी के अपने असेसमेंट में ये इम्पोर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कितने वोट लेता है। ज़ाहिर है 2018 में 5,000 वोट लिए थे, तो अगर उनके जाके 10, 15, 20,000 वोट बनते भी हैं तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए कुछ ना कुछ काम करने की गुंजाइश पंजाब में मौजूद होगी। लाहौर तो पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से हारती आ रही है, काफ़ी अरसे से, मुश्किल से 90 के बाद तो उन्होंने उस तरह पीपल्स पार्टी ने लाहौर कभी विन ओवर किया ही नहीं पीपल्स पार्टी के इस नुक्ते नज़र से। लेकिन मैं भट्टी साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि टेक्निकी बिनात पे जो है नॉकआउट हुई है पीटीआई ने कॉन्शियसली ये इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्हें अंदाज़ा था कि क्योंकि अब आइंदा बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाले हैं, फिर जनरल इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो लाहौर की अगर ये नशिस्त जो कि रवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून की है, उन्होंने अगर लड़े अगर वो और हार गए तो उसके असरात बाकी इलेक्शंस पर भी पड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने, वरना आप फ़र्ज़ करें एक उम्मीदवार क्या नामजदगी मुस्तरद भी हो जाते हैं तो कवरिंग कैंडिडेट तो होता है। बिल्कुल दुरुस्त। पर कवरिंग कैंडिडेट भी उनकी वाइफ थी ना, तो उनके पास मौजूद ही नहीं थे तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा, मुयस्सर ना हो सके। ये जिस हल्के से, और इसके जिम्मेदार एजाज चौधरी साहब हैं। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल उठा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। भट्टी साहब ने भी जो बात की, शहजाद चौधरी साहब, अब इसे फरार कहा जाए या इरादतन बड़ी सुबकी से बचने की कोशिश कि नून लीग आपके ख्याल में आसानी से ये जीत जाएगी और 133 के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने एफर्ट की है, एक मैसिव कैंपेन, ये वाकई कमबैक की तैयारी है? अच्छा, चूंकि मैं लाहौर में मौजूद नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि पीपीपी ने कितनी मैसिव कैंपेन की या नहीं की। शोर तो काफ़ी सुनने में आया टीवी की हद तक या उनकी तकरीरों की हद तक, लेकिन हल्के के अंदर कितना काम हुआ ये कहना मुश्किल है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस वक्त जितने वोट, देखिए एक तो ये ज़िमनी इंतखाब है इसलिए इसका तनासब आम इंतखाब से कम होगा, लेकिन उसी तनासब से जितने परसेंट लोग उस वक्त पेयर हुए वोटर्स बाहर निकले और आज जितने निकलेंगे, उस तनासब से अगर सीटें पीएमएलएन की कम होती हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उस तनासब से कम सीटें वोट मिलते हैं पीएमएलएन को, तो फिर पीएमएलएन के लिए भी कुछ परेशानी की बात ये हो सकती है कि क्या लोग वाकई सियासत से उकता रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पीपीपी का वोट लेना उनके लिए तो एक प्रॉमिसिंग चीज़ हो सकती है। नंबर 5,500 6,000 से अगर ऊपर हो जाते हैं, उनके 20,000 पे चले गए, इस तरह चले गए, तो उसका मतलब ये होगा कि पीपीपी को पीटीआई के ना होने की वजह से फ़ायदा पहुंचा, और पीपीपी इसको अपनी एक उम्मीद समझ के ये तसव्वुर कर सकती है कि शायद अगर वो थोड़ी और मेहनत करे तो पंजाब में अपनी कोई जगह बनाना है। ये याद रखना चाहिए कि ये तीसरी नंबर पे भी नहीं थी पंजाब के अंदर एज अ पॉलिटिकल पार्टी पिछले आम इलेक्शंस के अंदर। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि बावजूद जिसके अंदर के पीटीआई का ना होना सबसे बड़ी बात, और पीटीआई अगर होती आज मिसाल के तौर पे और उनको वो वोट ना पड़ता तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम था कि लोग, और गालिबन एक नविश्ता दीवार बन जाता कि ये लोग अगले आम इलेक्शन के लिए आपको इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि इस इलेक्शन में देखी जा सकती थी, लेकिन बाहर सूरत पीपीपी की परफॉर्मेंस ये डिटर्मिन करेगी कि पीटीआई के कितने वोट पीपीपी को वापस गए, और पीटीआई के होने की वजह से फिर क्या असरात आएंगे पीपीपी के वोट की बैंक के ऊपर अगर वो अपना मोमेंटम मेंटेन करती हैं और पीटीआई इसी तरीके से पूरली परफॉर्म करती रहती है। ठीक, मैं भट्टी साहब, क्योंकि आप इस हल्के को और हम जहां मौजूद हैं, ये हल्का बहुत करीब है, यहीं पर है, तो वोटर को जो अपील की गई कि आज आप ना निकलें, अभी जैसे वो शाजिया मरी भी कह रही थी कि भाई आप खुद से कह रहे हैं लोगों को कि आप ना निकलें, वोट ना दें, तो ये क्या एक जमहूरी जमात के लिए मुनासिब अमल है कि इस तरह का पैगाम दे? थोड़ा कॉमेंट इस पर, ये जो इनकी कैंपेन के दौरान एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ, वीडियोज़ का आना और ये सब कुछ। देखें, शाजिया मरी सब कराची में बैठी है, गलती से मैंने लाहौर में 8 सर यहाँ मौजूद है ना, लाहौर में भी है ना ये लोग, उनका सब हक है। 9 इलेक्शन कवर कर चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन है ही नहीं, आपकी नज़र में होगा, अच्छी बात है, मगर अब बात सब बहुत गहरे आदमी है, समुंदर से ज़्यादा और आसमान से ज़्यादा ऊंचे। इसमें पीटीआई क्यों भागी? एक तो 15-20 करोड़ जमशेद चीमा साहब का ज़ाया होना था। क्यों? पता था कि हारना है, पता था हारना। दूसरा, साथ ही बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, ये बहुत बुरा मैसेज जाना था कि लोगों का गमो गुस्से का सामना करना पड़ना था, लीडरशिप सामने जा नहीं सकती थी। और इमरान खान साहब जो पंजाब में इलेक्शन नहीं करा रहे, उसकी यही रीज़न है, उन्होंने 3 अपनी एजेंसियों से रिपोर्टें ली हैं। उन्होंने कहा जी किस मुंह से जाएंगे आप इलेक्शन लेके, क्या बल्दियाती इलेक्शन में क्या नारा लेंगे?
हमने 3.5 साल में क्या किया, तो यहाँ आगे क्या करेंगे। वो पंजाबी में कहते ना, भैड़े रोन ना लो, आपको अब पंजाबी नहीं आती, कि बुरे रोने से बेहतर है खामोश ही रहो, और पिछले लुट के खा गए। भाई 3.5 साल हो गया है, अगर कुछ किया नहीं तो खामोश हो जाओ, बजाय कि बुरा रोते हो। आप कह रहे नहीं किया, वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया और बड़ा इस्तेहकाम किया। मैं उनकी राय तो वो जो कुछ कहते हैं काबिल एहतराम है, मैं कह रहा हूं वो बुरा रो रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है वो चुप हो जाए, क्योंकि अब लोग ये एक मुश्किल काम है इस हुकूमत के लिए, ये भी उनकी मर्जी है, ये उनकी मर्जी। देखें पीपल्स पार्टी ने जब अलीम खान साहब और अयाज सादक के हुआ, कमो बेशतर दोनों पार्टी को 1-1 अरब रुपया लगा। अगर कोई बंदा मुझे कैलकुलेशन कर दे कि बैनर कितने लगे थे, मैं उसको गुरु मान जाऊंगा। उस वक्त पीपल्स पार्टी के 1400 कुछ थे, फिर वो जो मीर साहब एक इलेक्शन लड़े 800 कुछ थे, खुशाम में कुछ थे। पीपल्स पार्टी ने कौन सा आके हल्का 133 में दोबारा जुल्फकार अली भट्टो आ गया जो उसके वोट बढ़ जाए। आज तो आगे चले गए ना, 7-8 हजार से ऊपर निकल गए। 20,000 भी वोट हो सकते हैं, ये इशू नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ है ही कोई नहीं कहता है। किसने वोट दिया? पीटीआई का वोटर उनको वोट दे रहा है या उनका वोटर पैदा हो गया यहाँ पे? उनका पीटीआई का कुछ लोग वोट दे रहे हैं, मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ। देखिए वो कहता है रेस में तू कितने नंबर पे आया, कहता पहले पे, कहता अच्छा, कहता दूसरे पे कौन था, कहता मैं, कहता तीसरे पे, कहता मैं। उसने कहा क्या मतलब, उसने कहा रेस में और था ही नहीं। तो अब पीपल्स पार्टी का आखिरी नंबर आएगा रेस में, एक क्योंकि उसका वजूद नहीं है, वोटर के लिहाज से यकीनन बड़ी जमात थी, सियासत में नहीं है। नून लीग ने जीतना है, पीटीआई के लोग चुप नहीं रह रहे, क्योंकि जो पिछले दिनों वीडियो आई थी उसको मैंने भी तस्दीक किया, मैं भी उन लोगों के घर पहुंचा, मैं एक रिपोर्टर हूं ना, तो पैसे में बड़ी ताकत है, लोग आके वोट दे देते हैं। ग्रीन टाउन, बागड़ियां, ये उधर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया। पीपल्स पार्टी वाली वीडियो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं असलम गिल के पास पैसे ही नहीं देने को, फिर कौन दे रहा था पैसे? कराची शहर है मदर साहब का, वहां से 30 करोड़ तो एक आया, बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा किस पार्टी के लिए आया, मुझसे कराची से लाए हैं हल्के के लिए। मजहर अब्बास साहब, यहाँ पे दोनों पार्टियों की जानिब से बड़े सख्त बयानात दिए गए हैं, मुखालफत की हद तक हल्के में हमें सियासत दिखती है, सिवाय वो बिलावल साहब का पेशावर का अगर हम स्टेटमेंट बाहर रखें। पार्लियामेंट के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे चलना चाह रही, क्या पीपल्स पार्टी समझ गई कि हल्के की सियासत मुख्तलिफ अंदाज में होगी और पार्लियामान के अंदर, क्योंकि इसी बात नुकसान उठा चुके पंजाब में? देखिए पीपल्स पार्टी, जाहिर मैं पीपल्स पार्टी को उस लिहाज से ब्लेम नहीं करता कि पीपल्स पार्टी की ये जो टैक्टिक्स थी कि पार्लियामेंट के अंदर वो करें, वो दुरुस्त थी, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है। अब ये ज़रूर है कि ट्रस्ट बहुत, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा था कि आप लॉन्ग मार्च, एन ब्लॉक रेजिग्नेशन से कोई तीसरी क़ुव्वत तो आ सकती है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत जा नहीं सकती। और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स की, उसके नतीजे में इवन सेनेट के अंदर वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की भी तहरीक ना ला सके, और उसी चेयरमैन सेनेट को दोबारा नाकाम भी नहीं कर सके। उसके बावजूद कि आज भी सेनेट में अपोजिशन मेजॉरिटी में है, लेकिन ये तब्दीली नहीं ला पाए वो, तो वो बाकी मामला तब्दीली क्या लाएंगे? तो मेरा ख्याल है इस 3.5 साल का जो निचोड़ है वो अपोजिशन की बदतरीन नाकामी है। ना वो लॉन्ग मार्च कर पाए, ना वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर पाए, ना वो पीडीएम के अंदर कुछ कर पाए, पीडीएम मुत्तहद कर पाए। तो अपोजिशन तो बहुत ही शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद पीएमएलएन का अपना जो वोट बैंक है पंजाब में, वो खासी हद तक इंटैक्ट है, जिसके भट्टी साहब ने निशानदेही की। मदन साहब, अगर मैं मुख्तसरन कमेंट शहजाद साहब की तरफ जाने से पहले आपसे, NA 133 अब तक की जो सूरत हाल इस ज़िमनी इंतखाब में हमारे सामने, जो भट्टी साहब ने बात की और आप जो बात जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, मौजूदा सियासी हालात और इस हुकूमत की कारकर्दगी, यहाँ का नतीजा रिफ्लेक्ट करेगा? पहली चीज तो ये कि 30 करोड़ कराची से क्यों आए? लाहौर में भी काफी लोग हैं जो 30 करोड़ दे सकते हैं, भट्टी साहब को पता है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जाहिर एक पॉलिटिकल रियलिटी है, उस पंजाब में वो तकरीबन वाइप आउट हो गई है, तो वो अगर कम बैक लोकल, ये तो मेरा ख्याल एक बिगिनिंग थी, लेकिन असल होगा लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो आप कह रहे हैं शाइन करने जा रही है पीपल्स पार्टी? शाइन वाइन तो खैर, शाइन तो आप अपने चूज पे भी करते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन
इम्पोर्टेंट ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब तक ये रियलाइज नहीं कर सकी है कि पंजाब में पॉलिटिक्स क्या करनी है। वरना यौम तासीस का जलसा लाहौर में होना चाहिए था। यौम तासीस उस शहर में होना चाहिए था जिस शहर में पार्टी बनी है। आपने उसी शहर में पिछले, पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी यौम तासीस लाहौर में कब मनाया गया। सही। तो आपने अगर पंजाब में पॉलिटिक्स करनी है तो भुट्टो साहब सिंध के लीडर थे, लेकिन पंजाब उनका पॉलिटिकल बेस रहा सारी जिंदगी, और पंजाब में उन्होंने सारी पॉलिटिक्स की उस लिहाज से। और पीपल्स पार्टी पंजाब में पॉलिटिक्स ही नहीं कर रही। उसको मतलब पीपल्स पार्टी के पास बयानियां ही नहीं है पंजाब के अंदर वोटर के साथ जुड़ने के लिए। शहजाद चौधरी साहब, ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, और 1 साल हो गया हम यही हालात देख रहे हैं। इस्तीफों से ये साल शुरू हुआ था, पीपल्स पार्टी निकल गई इस्तीफों का, और एहतजाज का कार क्या तय होगा ये नहीं ये कर सके अब तक तय। आपके ख्याल में ऑपोजिशन की कमजोरियां ही इस हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत है? नहीं, मैं तो नहीं किसी कहता कि किसी की कमजोरी किसी की ताकत है। ये प्रॉब्लम ये है, दोनों तरफ, दोनों साइड पे बहुत ज्यादा कमजोरी हैं, और दोनों ही उन कमजोरियों की वजह से दूसरे की ताकत बन रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता मैं जरूर कहूँगा, जो सवाल आपने मजहर अब्बास साहब से किया, वो ये कि जो जितने वोट इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं, जो कि इस वक्त इंडिकेशन है, हालांकि कुछ कम ही इस वक्त पोलिंग स्टेशंस के नतीजे आए हैं, लेकिन अगर इसी रेट से मिलते रहे तो फिर तो परेशानी की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कहते थे कि एनी बॉडी बट पीपीपी, किसी को भी दे देंगे, पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे। 2013 के इलेक्शन के अंदर आप अंदाजा लगाएं पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग क्या थी। और अब अगर वहां से कोई एक कैंडिडेट 5,500 से अगर 20-25 हजार पे या 30 हजार पे चला जाता है, चाहे वो लूज ही करे वहां पे, तो इसका मतलब है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, अब इसमें हरज महसूस नहीं करते अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए निकल के उसको वोट कर रहे हैं। अब उसमें पैसा भी होगा, बैलेट स्टफिंग भी होगी, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ मौजूदगी वोटर्स की भी होगी। तो इसलिए ये एक अजीब सी डायनामिक बन रही है जिसके अंदर पीटीआई को खदशात हो सकते हैं और पीपीपी की उम्मीद बेहतर हो सकती है या बढ़ सकती है। उनकी उम्मीद सही होगी या गलत होगी ये डिपेंड करता है लार्जर पंजाब के ऊपर। फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि सिर्फ एक हल्के में नहीं, पूरे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी किस तरह उनको परसीव किया जाता है या कैसे परफॉर्म करती है। शहजाद साहब, दो छोटे छोटे सवाल इनको कमेंट क्या आप जी जो आप डायनामिक की बात कर रहे हैं ये नेचुरली बन रही है? ये मेरा एक आपसे सवाल है, क्योंकि बहुत से तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी को और कितना को वोट हो तो आप समझते हैं कि डिफरेंस वाकई दिखेगा और नजर आएगा? जहां पे हम इशारा करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे अब कोई इस किस्म की कोई इंटरेस्ट रह गया है कि इनमें से कौन बेहतर है। भट्टी साहब बहुत हंस रहे हैं आपके इस इंटरेस्ट को कि कोई भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको ज्यादा मुझसे पता होता है, लेकिन मैं वैसे जनरली अपनी आपको अंडरस्टैंडिंग बता सकता हूं। ठीक है, मदद साहब कोई कमेंट करना चाह रहे थे? जी नहीं, मैं भट्टी साहब से ये पूछना चाह रहा था, मेरे जहां तक इन्फॉर्मेशन है कि टीएलपी भी इस हल्के में है, उनका उम्मीदवार भी है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि टीएलपी का उम्मीदवार अगर है तो वो कितने वोट लेता है। नहीं है देखिए, एक तो शहजाद साहब की बात पे नहीं हंस रहा था मैं, वो जो जिन कह रहे थे ना ताकत, उस ताकत ने भी थोड़ा सा इधर अपना एक गेम खेल लिया। एक तो मैं आपको ईमानदारी से अपनी राय है, नून लीग ने वो मेहनत ही नहीं की जो इलेक्शन में मेहनत दरकार होती है। उनका यकीन था पहले दिन से, जब जमशेद चीमा, मेरा ख्याल है या उन्हें कोई गैब का इल्म था कि जमशेद चीमा लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कमो बेशतर 20 करोड़ रुपए की हो गई है। अब असलम गिल साहब ने भी ना, अगर सिर्फ बैनर और इश्तिहार प्ले कार्ड लगाए हैं तो उसकी करोड़ों में होगी पैसे। नून मेरी सुई तो गैब के इल्म पे घड़ी आगे गई नहीं। इलेक्शन नून लीग ने वो मेहनत ही नहीं की। 10% भी जो इलेक्शन में आम कैंडिडेट करते हैं उनको ज़हनी तौर पे यकीन है कि पीपल्स पार्टी कंपटीशन कर ही नहीं सकती। ये मेरी राय है। जी, और दूसरा भट्टी साहब के बाद जी भट्टी साहब जी सर मुकम्मल कर लें आप। बात कर। दूसरी बात यह है कि नून लीग पीपल्स पार्टी 15 वोट ले ले, 20,000 ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पता चल गया कि पीटीआई पैवाम में जाने से अवॉइड कर रही है। जो मदर साहब ने बड़ा खूबसूरत था कि उन्हें डर था कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले एक रिजल्ट आ जाएगा। गालबन 19 दिसंबर को केपीके में है, अप्रैल में ये दावा ये कर रहे हैं इधर कराना है। इधर तो स्टेक ये बहुत गहरी बात है। ठीक हो गया, मैं बड़ी शीरी बात है और बड़ी गहरी बात है। जी शहजाद साहब, बात है क्या, देखिए आपने वो जिक्र हो रहा ना ताकत के, जो ताकत है वो किस तरह अपना रोल प्ले
एक ज़िमनी इंतखाब में एक सीट के ऊपर अगर किसी ने रोल प्ले करना है तो क्या करेगा, और ख़ास तौर पर जब इतनी नाउमीदी हो चुकी हो एक सियासी निज़ाम से, एक पार्लियामेंट से, एक जो ऑप्शन है उनसे, तो फिर कौन वैसे ही अपना वक्त और अपनी एफर्ट जाया करता है। वैसे शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, एक माजी का बल्कि हालिया माजी सितंबर 2017 का इलेक्शन था, NA 120 का, कुलसूम नवाज का ज़िमनी इंतखाब, और हम सबको याद है वो किस तरह प्ले आउट हुआ था उस वक्त पर, और उसके बाद से बड़ा जनरल इलेक्शन में भी सिचुएशन चेंज हुई थी। चौधरी साहब काबिल एहतराम जल्दी था, नहीं चौधरी साहब काबिल एहतराम है जी बिल्कुल। चौधरी साहब एक मिनट जी प्लीज। 2018 और 2021 में बहुत फर्क होता है, बल्कि 2022 तकरीबन आया हुआ है। अच्छा, अब मैं चौधरी साहब काबिल एहतराम है, सियालकोट के इलेक्शन में कितना धुंध पड़ा है, वो भी एक ज़िमनी था ना। बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएं डस्का इलेक्शन, डस्का इलेक्शन नहीं, डस्का इलेक्शन और जो जीता है PTI का, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ज़िमनी इलेक्शन थे। चले अभी मुझे बल्दियाती पे भी जाना है, पैसा कितना लगा है। धुंध वाले और लोग थे, वो कह रहे हैं इंटरेस्ट वाले और हैं। मजहर साहब, वो TLP का यहाँ से कैंडिडेट नहीं है अभी इस बार, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? ओके, चलें ठीक है, नहीं बस उसी ठीक है। एक ब्रेक लेनी है, और भट्टी साहब ने बात की थी कि रिपोर्टें आ गई थी बल्दियाती आ जाएं, बट बल्दियाती लेकर हुकूमत EVM चाहती है, EVM जिन्होंने करवाना है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो सवाल बनता है सियासी दर्जा हरारत क्या हुकूमत के काबू में है और हुकूमत मुस्तहकम है अपने मामलात के साथ? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले NA 133 और हुकूमत के कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे कि यहाँ से उम्मीदवार ना लड़ सका PTI का। बल्दियाती के ऊपर बड़ी बात हो रही है, कुछ फैसले PDM कर रही है और हुकूमत EVM के जरिए चाहती है। क्या पॉसिबिलिटी लगती करवाने हैं इलेक्शन या नहीं? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन सुना है जो अदालतें फरमा रही हैं, और वो कह रही हैं बकौल आपके EVM पे जा रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं ना चाहते। सिंपल बात है। क्या इज इट पॉसिबल, मुझसे 100 गुना ज्यादा साहिब इल्म शहजाद चौधरी साहब है, मदर साहब है, क्या अप्रैल तक EVM मशीनें, पंजाब मुल्क का 62% पॉपुलेशन है, ये मशीनें आ सकती हैं? इसका मतलब है वो नहीं चाहते इलेक्शन भाई। अब इससे तो ये भी फिर ये सर देखिए, NA 133 में भी उन्होंने, आपने जैसे कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम बन गई, तो इसका मतलब बल्दियाती के लिए भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम बन गई। मैंने कहा ना, शहजाद जो सब तशरीफ फरमाए, मदर साहब है, इन दोनों से पूछ रहे हैं क्या इतनी जल्दी अप्रैल तक, आज 5 गालबन हो गई दिसंबर, EVM मशीनें हो सकती हैं इतनी के पूरे पंजाब में इलेक्शन करा सकते हैं? वन बाय वन आप शहजाद साहब, आपके ख्याल में ये जो हुकूमत कह रही है, और अभी तो सर एक्ट भी पास होना है जिसके नीचे बल्दियाती इंतखाब होना है और इस पे इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, करवाना चाह रही है ये इंतखाब? अच्छा, आज ही की खबर है, अखबार में मैंने पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम EVM मशीन्स को अगले बल्दियाती इलेक्शन में ट्राई आउट करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं हल्के जहाँ पे ये काम करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने 70 मशीनें मांगी हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ताकि उनके ऊपर एक मॉडल चेक या मॉडल उसका जो केस है वो बनाया जा सके। अच्छा, अब अगर ये 70 मशीनें भी आना मुश्किल हो जाती हैं इंतखाबात के लिए, और यकीनी तौर पर ये खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहीं पे कुछ हल्के होंगे उसको करने के लिए, अगर मुमकिन नहीं हो पाता तो इसका मतलब है कि, और फिर ये भी नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के ना हो लेकिन पंजाब के अंदर से कुछ जगहों पे हों, कुछ पे ना हो, यानी ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। और ख़ास तौर पे जब आप बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन तो एक तो कॉन्स्टिट्यूंसीज छोटी हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसमें शामिल होते हैं जगहों जगहों पे, तो इसका मतलब यह है कि उतनी मशीनें कहाँ से आ सकती हैं? तो एक प्रैक्टिकल हिसाब से एक इम्पॉसिबिलिटी लगती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत वक्त को, जिनका बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस है, इसको रिव्यू करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कमीशन उनको ये साबित कर पाएगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अगर जीतते हैं या हारते हैं, और कुछ लोग नॉर्मल पर्ची सिस्टम के अंदर हारते जीतते हैं, उनमें इस किस्म का आपस में डिफरेंस होगा कि कोई उसको नहीं मानेगा और कोई उसको नहीं मानेगा, तो ये मुश्किलात आएंगी। इसलिए इसको बहुत सोच समझ के और कुछ साल लगाने के बाद इसको सिस्टम के तौर पर राइज करना चाहिए। मतलब साहब, एक तो ये वाकई क्या हुकूमत के पास, ये जैसे हम इधर की बात करें कि टेक्निकल इशू बन जाएगा, शिबली फराज साहब की तरफ से भी आया है कि शायद जुज़वी तौर पर मुमकिन हो, लेकिन मैं तो फिर बात करूँ, अभी तक तो एक्ट भी नहीं आया। वहाँ सिंध में भी बल्दियाती इंतखाब का मामला, तरमीमी बिल फंसा हुआ है। हुकूमतों की चाह ही नहीं है कहना कि हम जमहूरी हैं, लेकिन नीचे अवाम तक पहुंचाएं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो लोकल बॉडीज इलेक्शन में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, और ये वक्त ने साबित किया है
कि जो नर्सरीज हैं, पॉलिटिकल नर्सरीज हैं, जिससे आपके लोग आते हैं, नए ऊपर आते हैं। आप चाहे बल्दियाती इलेक्शन तो सबसे बड़ी नर्सरी होती है। उससे नीचे जाके तुलबा यूनियंस होती हैं, मजदूर यूनियंस होती हैं। इन तीनों नर्सरीज को हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। PMLN की पंजाब में स्ट्रेंथ की एक बड़ी वजह लोकल बॉडीज़ रही हैं, क्योंकि वो उसके बेशुमार लोग उसी लोकल बॉडीज़ से निकल कर आए हैं। तहरीक इंसाफ भी खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज़ से में उनकी स्ट्रेंथ बनी थी, वहाँ से उन्होंने कम बैक किया था। मेरे ख्याल में PTI जो है वो पंजाब में इस वक्त लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं चाहती, माँ सिवाय मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब जोर दे रहे हैं कि हमें बल्दियाती इलेक्शन कराने चाहिए, और ख़ुद इमरान खान चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं। लेकिन जो उनके मेजॉरिटी है उनका व्यू ये है कि अगर इस स्टेज पे बल्दियाती इलेक्शन में हम हार गए, तो बल्दियाती इलेक्शन अगर आप हार गए तो आम इंतखाबात के मजहर साहब, ये आपके भट्टी साहब ने ऊपर बात की 3 एजेंसियों की रिपोर्ट वाली, और मजहर साहब कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, सब चाहते हैं, और आप कह रहे थे नहीं चाहते। इमरान खान सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो। मैं कहता हूं, और उनकी पार्टी की कुछ, मैं कहता हूं इमरान खान साहब ही नहीं चाहते। यही आपने आगाज में कहा, फैक्ट्स पता चल गया है। आज से 1.5-2 साल पहले शायद ना चला हो। अब हालात बहुत चेंज हो गए हैं। अब इमरान खान साहब को, अभी जो आपने फरमाया ना, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराएंगे। अब काबिल एहतराम है 70 वो देते हैं, तो आपको पता है पंजाब में कितने चाहिए मशीनें? सर जनरल इंतखाब को 8 लाख, बिल्कुल, और बल्दियाती तो बहुत छोटी-छोटी 254 इसमें है, और हर पोलिंग स्टेशन में 4 पोलिंग बूथ होते हैं, 3 या 4 ना कराने वाली बात हुई ना, टेक्निकल झगड़ा मुतनाज़ बना दो। थोड़ा सा मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब तक फैक्ट्स जा चुके हैं कि भाई बल्दियाती इलेक्शन कराए तो आउट हो जाओगे पहले ही। मेरी ये इंफॉर्मेशन है, हो सकता गलत हो। अच्छा, एक यहाँ पे मैं राना सना की गुफ्तगू सुनवाना चाहती हूँ। सबको, काफिले को भी एतराज था, बट वो अपने मुतालबात मनवाकर EVM पर खामोश हो गए। भट्टी साहब, एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं पॉसिबल भी है कि नहीं, और ये इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट नून लीग की तरफ से दे देना। नून लीग पंजाब में करा सकती है, क्या में करा सकती है? अल्लाह रहम करे, आपने बात सुनी, वो क्या कह रहे हैं कि अगर EVM पर इंतखाब हुआ तो हम TLP मॉडल के मुताबिक फिर एहतजाज करेंगे और फिर हम सब कुछ करेंगे। बिल्कुल, ये प्लानिंग का हिस्सा। उन्होंने, राणा साहब ने गलत नहीं कहा, ये मेरी भी इंफॉर्मेशन। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? प्लानिंग भट्टी साहब, ओ भाई देखे, मरियम साहिबा कहती है मैं नहीं तो कुछ नहीं। ये उनकी राइटिंग ऑन दी वॉल पॉलिसी है। इवन के अपने चचा को मैसेज है कि वफाक छोड़े, अगर किसी सूरत में चेंजिंग कभी होती है नहीं होती, मैं उसका नहीं कह रहा, पंजाब भी मैं करूंगी। तो याद रख ले, मुस्लिम लीग नून ने खुसूसन पंजाब में हर वो काम कर गुजरना है जो बहुत जिसके साथ हालात खराब हो सकते हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। मैंने शहजाद साहब, आप ये जब हम बात करते हैं सीनियर लीडरशिप की और फिर हम पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं और फिर इस तरह के स्टेटमेंट आना पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, सर इसको कमेंट कीजिएगा। हाँ आयशा, आप मुझे बताइए ना, क्या हैरानगी क्या है कि चाहे वो TLP है, चाहे राना सनाउल्लाह PMLN की कोई बात हमें बताते हैं इस तरीके से इस पैराए में, तो फिर जो सियालकोट में हुआ है, वो जो फिर आम आदमी है, देखिए ये भी मसले होते हैं ना, तो मसले ये हैं कि यार ये बाकी फिर दुनिया कहती है कि हम किसी कम माँ की औलाद हैं कि तुम लोग तो जाके सड़कें बंद कर सकते हो, तुम लोग तो कानून हाथ में ले सकते हो, तुम तो मारामारी कर सकते हो, तुम तो जो चाहे कर सकते हो, तो फिर यार ये हमारे हाथ में कानून क्यों नहीं आ सकता? आज आपका मुआशरा उस जगह पे खड़ा है जहां, देखिए बहुत सारी चीजें जो हुकूमत कह रही है वो गलत है, वो सही, मैं नहीं मानता उन चीजों को। मिसाल के तौर पे मैं एग्री करता हूँ EVM पे जाना चाहिए, लेकिन कब जाना चाहिए? जब ये इलेक्टोरेट और ये जो कैंडिडेट्स हैं और ये सियासत का निज़ाम है उस लेवल पे पहुंचेगा जहां पे ऐसी चीजों को संभाल सके। जहां पे आपने पोलिंग बूथ से निकल के हारने के बाद गालियां देनी है एक दूसरे को, वहां पे EVM हो या पर्ची हो, सबका हाल एक ही जैसा होता है। तो इसलिए खुदारा, जब आपने किसी चीज को देखना है प्रैक्टिकल सेंस में देखिए, लोगों को ट्रेन करना, रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेन करना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेन करना, लोगों को ट्रेन करना, और फिर लेवल आपका, भाई ये टेलीफोन है, टेलीफोन तो चलो तस्वीर देख के सारे लोग आगे पीछे कर लेते हैं, उधर बैठ के जब करना पड़ेगा फिर यकीन कोई नहीं किसी को किसी चीज के ऊपर, हर चीज से एतमाद उठ चुका हुआ है। तो इसलिए ये जो जिस जुबान में हम गुफ्तगू करते हैं उसके नतायज सड़क के ऊपर किसी और शक्ल में हमें भुगतने पड़ जाते हैं लीडरान की तरफ से, चाहे वो दीनी लीडर हो, सियासी लीडर हो या कोई और किसी किस्म का लीडर हो। एक तो इससे एतराज बरतने की बात है। दूसरी बात में सच्चाई ये है कि वाकई EVM के लिए
फिलहाल हम इस वक्त हमारा निजाम तैयार नहीं है, इसलिए उस वक्त किसी और तरीके से उसको हैंडल कीजिए बजाय इस तरह के नारे मारने, बजाय कि उसको मुतनाज़ बनाया जाए। तवक्कुआत जायज़ हैं या नाजायज़ हैं इलेक्शन कमीशन से मज़हर साहब, लेकिन साथ साथ इसको भी कमेंट कर दीजिएगा कि नून लीग और जेयूआई पूरा एक साल गुजर गया, वो वहीं खड़े हैं जहां से साल शुरू हुआ था। आपको लगता है कि ये पीडीएम की कोई अब से है या बिल्कुल ट्रस्ट की हम बात करें खत्म? देखिए, जेयूआई के लिए तो सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है। जेयूआई अगला इलेक्शन भी मुझे नहीं जीतते नजर आ रहे खैबर पख्तूनख्वा में। मौलाना फाजल रहमान की अपनी नशस्त जो है वो उसमें है, प्रॉब्लम में है। तो जेयूआई के लिए तो ये सिचुएशन बहुत ख़राब है और उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है कि ना पीडीएम चल पा रही है, ना जो है वो कोई सही मानों में रेजिस्टेंस दे पा रहे हैं। जेयूआई अब सोलो फ्लाइट करने की भी पोजीशन में नहीं है, पहले भी नहीं थी। लेकिन कमिंग बैक टू ईवीएम, अगर ईवीएम नहीं हो सकती तो इलेक्शन रिजल्ट मशीन ले आए ताकि ईवीएम के बगैर ही मामला हल हो जाए। लेकिन ये तो मैंने लाइटर नोट में कहा, लेकिन सर कोई संजीदगी से ना ले ले, बता देंगे ये ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं, ये संजीदगी से बताने की क्या जरूरत है? इलेक्शन रिजल्ट मशीन अलग होती है, वो बहुत पहले से है। आरटीएस की तरह की होती है। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त पीटीआई के बहुत से लोगों का ख्याल था कि फौरी तौर पे लोकल बॉडीज इलेक्शन करा दें, क्योंकि इस वक्त लोहा गर्म है, हम निकाल जाएंगे लोकल बॉडी। बिल्कुल, ये जो गैप आया है इसमें इनके लिए मसले मसाइल खड़े हो गए। जाहिर है अब इनकी अपनी प्रॉब्लम है। फिर पीएमएलक्यू 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट तो उनके हाथ में हैं, उनको दे दिए गए हैं। तो पीएमएलक्यू के इतराज़ात, तो इसलिए पीटीआई जो है इस वक्त पीटीआई बिल्कुल भी नहीं चाहती इस वक्त लोकल बॉडी इलेक्शन। ये मैं वो बता रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फवाद चौधरी साहब वाली बात थी, ये बात सही है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी और बाकी एजेंसीज की भी जो रिपोर्ट है वो यही है कि पीएमएलएन जो है वो ग्राउंड पे काफ़ी तगड़ी नज़र आती है लोकल बॉडीज इलेक्शन में। और पिछला लोकल बॉडीज भी पीटीआई हार गई थी, जो गालबन 2015 या 16 में हुए थे। और अब भी सूरत हाल जो है वो पीटीआई के लिए बहुत मौका नहीं है। तो बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर लोकल बॉडीज में जाते हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज के रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेंगे आइंदा इलेक्शन को। ठीक, भट्टी साहब, अब मज़हर साहब ने मौलाना पे तो बता दिया पीडीएम में। अभी आपने कुछ देर पहले मरियम और बात की, नून लीग के अंदर भी एक बयानिए की तफरीक है। सर मरियम कुछ खामोश हुई हैं। भट्टी साहब, ये जो लीक है, ऑडियो वीडियो लीक, ये सियासतदानों को बहुत, तमाम लोगों को बहुत डिफेंसिव नहीं कर रही हैं, खामोश करा रही हैं? मैं इस गंद के खिलाफ हूँ पहले दिन से, क्योंकि ऑडियो वीडियो लीक सियासतदानों के जब अखलाकियात और जमहूरियत तबाह हो जाए तो ऑडियो और वीडियो का सहारा लिया जाता है। जब कोई आप जद्दोजहद नहीं कर सकते, लोगों को अपने विजन से कायल नहीं कर सकते और इस गंदगी खेल में आते हैं, मैं इस खेल में जाता ही नहीं। मरियम साहबा हमारी बहन है, अल्लाह उनको बेटे की शादी मुबारक को 15 दिन की छुट्टी जाना, उन्होंने क्या करना था? लकड़ियाँ इकट्ठी करनी थी। वो तो 50,000 मैनेजर है। असल बात ये है कि देखें, पीडीएम का कल जलसा 6 दिसंबर को, पीडीएम का कल जलसा होगा एक और जलसे की तारीख देने के लिए। कमो बेशतर अगर 1000 नहीं तो 100 दफा से ज्यादा ये हुकूमत गिरा चुके हैं इमरान खान साहब की। बावजूद के करप्शन भी है, नाअहली भी है, लेकिन अपोजिशन की उससे बड़ी नाअहली की वजह से ताकतवर लोगों ने उनको सहारा दिया हुआ, जिनके बारे में, जिनके वो मदर साहब ने कहा था, जिनके पास मशीन होती है, ना वोट गिनते हुए नजर आती है, ना गिनने वाले नजर आते हैं, लेकिन रिजल्ट नजर आता है। सिर्फ उसकी खूबी एक ये है। तो लिहाजा कल मेरी इतला है कि मौलाना फजल रहमान ने 3 दिन पहले मोहतरम नवाज शरीफ साहब को लंदन फ़ोन किया है, मैं शहबाज शरीफ से बात नहीं करूँगा, मुझे आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। अगर आपने 6 दिसंबर को इस्तीफे देने का ऐलान ना किया तो मैं पीडीएम से अलग हो जाऊंगा। हो सकता है ना हो, क्योंकि उनके पास कुछ और है, जैसे वो कह रहे थे ना कि उनकी अपनी सीट खतरे में है, उनके पल्ले ही कुछ नहीं। वो तो इस वक्त डेस्परेट हुए हुए हैं। उनकी और मरियम की स्ट्रेटेजी कोई एक ही है बिल्कुल, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा उसके बिल्कुल बरक्स है। तो देख लीजिएगा ना, उन्होंने वार्निंग दी हुई है। कल क्या वो लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऐलान करते हैं तो फिर समझे वाकई अपोजिशन सीरियस है। अगर फिर अगली डेट दे देते हैं कि जनरल कौंसिल बुला ली, फलां बुला ली, तो फिर ठीक है। जो इसमें एक छोटी सी बात कमेंट हम जो देख रहे हैं शुरू से, क्या नून लीग पार्लियामान की सियासत करना चाह रही है, सड़क की करना चाह रही है, ये तय हो सका अब तक? नहीं,
ये तय नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए तो हम 23 तक इंतजार करेंगे। ये मेरी खबर है, झुटला दे इनका। तो अगर गिरफ्तार कर लें तो क्या करेंगे? 23 का इंतजार नहीं करेंगे? तो गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर किसी को कहेंगे यार को मुकमुका करा दो। पहले भी मैं बाहर आके कड़ा मरियम का बयानिया अपनाया है, वरना दोनों नुआ एक सिंपल बात है। चलो मेरी राय गलत है, शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बैठे, जो मरियम बोलती है पीछे शहबाज शरीफ वही बोली जाए, समझे वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो क्या होता था, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सर अब ऐसी भी सूरत हाल नहीं होगी, इतना तो फिर दोनों का अगर बयानिए में फर्क ही नहीं है तो बातें करते, मैं तो कह रहा हूं फर्क है, वो नहीं तस्लीम करते। मैं गुड कॉप एंड बैड कॉप शायद खेलने के उसमें के कुछ हासिल वसूल हो जाए। यार नवाज शरीफ भी डील के तहत गए, ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है, ये सब हकीकत। आखिरी जब शहबाज शरीफ की पेशी थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस चाहता था गिरफ्तार हो जाए, मैसेज कन्वे हो गया था। फिर ताकत जो नजर नहीं आते उन्होंने कहा नहीं गिरफ्तार करना, हमने इसको गारंटी दी है। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। मगर शहजाद साहब सिर्फ गुजारिश है, अगर हुकूमत मेरिट पे कर रही है, मुझे तो इन पे सिलेक्टेड एहतसाब लगता है, मैंने माना मैं गलत होऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब ने बुलाया, उन्होंने कहा मैं नैब को जूते की नोक से लिखता हूं और फलां शख्सियत के पेशावर में हमला उधर करूंगा एहतजाज। मरियम ने पथराव किया, लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई। नैब अगर सच्ची है, केस भी सच्ची है, तो उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा इन दोनों को? मेरी तरह रहनुमाई फरमा दें, अब दोनों काबिल एहतराम है। शहजाद साहब हाँ नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब कि ये अगर इस किस्म का मामला नजर आता है, और नजर आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई थोड़ी सी गुंजाइश क्रिएट की गई है कि मामलात को थोड़ा सा सुलझाया जाए, अपीज़ किया जाए। अब ये किस हद तक जाती है बात, ये बात वाली बात है। लेकिन मेरा सवाल इससे फिर भी वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो ये है, आपने चाहे वो शहबाज गिल साहब हो, राना नसरुल्लाह और सनाउल्लाह हो या कोई और हो, आपने मुहावरा देखा है सियासत का जो इस्तेमाल हो रहा है? अच्छा, ये हैं हमारे फिक्री लीडर, इस माशरे की फिक्री नशोनुमा करने वाले लीडर। किसकी जिम्मेदारी है? उस्ताद, सियासी लीडरान, मुफ्ती साहिबान, उलमा हजरात, बड़े सिविल सोसाइटी की लीडरशिप, मीडिया बड़ी हद तक। अब मुझे बताइए ना कि इस सियासी मुहावरे के साथ आप इस माशरे की कैसे नशोनुमा करेंगे और उनसे क्या तवक्कुआत करेंगे? मुझे पता है आपका अगला सवाल इसी के मुतालिक होगा जो आपने सियालकोट की बात करनी है। जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल जी हम हैरान क्यों होते हैं इन चीज़ों के ऊपर जब हम इस तरह के मामले देखते हैं, चाहे वो मोटरवे के ऊपर कोई खुदा न खास्ता किसी असमंदरी का मामला आता है, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती का मामला आता है, क्यों हम परेशान होते हैं, क्यों हैरान होते हैं? शहजाद साहब आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। हम हैरान क्यों ना हो सर, हम जीता जागता मुआशरा है, कोई खड़ा पानी नहीं है, हमने आगे जाना है, दुनिया हमें देख रही है, हम उनको देख रहे हैं, हम क्यों ना हैरान हो? हम परेशान हैं, हम सीख रहे हैं ना, इसीलिए जीता जागते हैं, हम सीख रहे हैं। हम इनकी मुहावरे से, हम जुबान से सीखते हैं कि हमने किस तरह का मुआशरा बनना है, और बन गए हैं। अब आपको इसकी फिक्र करनी चाहिए कि इस माशरे को अगर कोई दुरुस्तगी का मौका है, पॉसिबिलिटी है, तो कैसे दुरुस्त किया जाएगा। बाकी देखिए चलें नहीं मैं वापस इस इशू पे आऊंगी। आपने अपॉर्चुनिटी, ये मौके की बात की हो सकती। जाते जाते मजहर साहब एक मुख्तसर कमेंट, गुज़िश्ता महीने की तब्दीली के बाद अभी हम ये सारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद पिंडी में एक स्टेबिलिटी है, मामला ठीक है, स्मूथ सेलिंग है। ये सवाल आपने शहजाद साहब से करना था, मुझसे क्यों कर रही हैं? मैं तो शहजाद साहब के सवाल जो उन्होंने जवाब दिया उसका मेरे ख्याल में शहजाद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मेरे नुक्ता नज़र से पाकिस्तान में पिछली मेरा ख्याल है 2 या 3 दिहाइयों से थॉट प्रोसेस ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ तालीमी इदारों में आपको थॉट प्रोसेस नज़र नहीं आएगा। आप सेमिनार्स में चले जाएं, वर्कशॉप्स में चले जाएं, कॉन्फ्रेंसेस में चले जाएं, तकारीर सुन लें, आप डिस्कशन सुन लें, डिबेट सुन लें, पॉलिटिकल लीडर्स की तकारीर सुन लें, उनके बयानात सुन लें, थॉट प्रोसेस मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। हो सकता है मैं गलत हूँ। आप सियासी जमातों की एक ज़माना था, मुझे MRD के ज़माने में याद था, उनके अगर आप रेजोल्यूशंस उठा के देख लें तो वो इतनी डिस्कशन के बाद वो रेजोल्यूशंस बनाए जाते थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ थॉट प्रोसेस ख़त्म हो गया है। ठीक। और अगर थॉट प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो फिर आप वही देखते हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, और ब्रेक के बाद आकर जो प्रोसेस आखिर क्यों नहीं है, या अगर कोई मौका मिला है हमें दुरुस्त समझाने का तो किस तरह मुमकिन है, इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सियालकोट वाक़े पे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनिए। 22 करोड़ की आबादी में हमारा एक बिल्कुल मोतदल मजाज के लोग हैं। हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। ये किसी एक जमात का मामला नहीं है और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ जमातों में लोग हैं। हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस खतरे का एहसास करती है और उसको इससे निपटना चाहते हैं, बहैसियत कौम निपटना चाहते हैं। शहजाद साहब, मजम्मत, एहसास, शर्मिंदगी, सूरत हाल यकीनन अलार्मिंग है बहैसियत मुआशरा हमारे लिए। क्या हम वे आउट इसमें से निकाल सकेंगे? कोई नदामत, शर्मिंदगी सब अपनी जगह जायज़ है, बल्कि गैर इंसानी किस्म का फेल है। और गैर इंसानी फेल ये पहला फेल नहीं है, बहुत सारे ऐसे हो चुके। इंसानियत अपनी जगह पे, हम इंसान नहीं रहे, कोई और बनते जा रहे हैं, किसी और ग्रोह को कुछ और नाम दे दीजिए हम लोगों को। लेकिन इससे क्या हुआ, क्या है, इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? अब तो जो बनना था बन गए, कैसे किया जाए? मेरे चंद उसके अंदर सजेशंस हैं। पहली बात, सियासत को और ऐसे जहन लोगों को जिनको कि हम आसानी के साथ अपने रास्ते से हटाने के लिए सियासत का रास्ता दिखाते हैं, इसमें फ़र्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ अभी तक आपने समझा है कि हम मेन स्ट्रीम कर सकते हैं लोगों को, अगर हम पॉलिटिकल डायरेक्शन दें, और इसमें सिर्फ ये पार्टी नहीं है, और भी लोग हैं जो इस रियासत के खिलाफ इकदामात उठाते हैं, किसी और तरफ जाते नजर आते हैं, तो हम उनको माफ़ी ऐलान करके वापस ले आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कानून की अमलदारी क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि जब बड़ा कानून को नहीं मानता, उस पर फॉलो नहीं करता, उसको उसके ऊपर लागू नहीं होता, तो फिर मैंने जिस तरह कहा, जो बाकी दुनिया है 99% ये कम माओं के बेटे नहीं है। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर कि ये जो तबकाती फ़र्क है हमारे अंदर, जो कि 99% एक तरफ और 1% एक तरफ, ये 99% कहते हैं हमारी माएँ आपकी माओं से छोटी नहीं है। इसलिए अब इनको 1% को अपना रास्ता सीधा करना है। और तीसरी बात, जो अगर कोई बनाता है, जो अगर कोई सस्टेन करता है, जो अगर कोई रास्ता दिखाता है, वो ये काम बंद कर दे, क्योंकि अब इसके आगे सिवाय तबाही के और कुछ नहीं रह गया। खाई इतनी बड़ी है कि उसको पाटना भी मुश्किल हो जाएगा। ये 3-4 चीजें हैं जिनको कि हर एक को देखना पड़ेगा अगर हम इसमें से निकल सकते। ठीक। मदद साहब, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड 7 तारीख को बैठने जा रहा है, इस मसले का हल निकाले, शर्मिंदगी और माफी की बात कर रहे हैं, और उनके ख्याल में ये इंतजामी मसला है। देखिए, नहीं, मेरा ख्याल है सिर्फ इंतजामी मसला नहीं है। मैंने फिर वही बात की, वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा कि आप क्या लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। और सोचना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि जो लोग सोचते हैं वो या तो मुल्क बदर कर दिए, या मुल्क बदर हो जाते हैं, मुल्क में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, या वो मार दिए जाते हैं। तो जब कोई मुखालिफ बयानिया आएगा ही नहीं, तो उसी बयानिए पर बहस आप करते रहें, उसी में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे, कहीं इंतज़ामी, कहीं पॉलिटिकल, कहीं वो बैठ जाएं, गुफ्तगू कर लें, कोई भी हो उनसे बातचीत करके मसले को हल कर लें। तो एक ही बयानिए के गिर्द जो है वो चीज़ें चल रही हैं। दूसरे बयानिए वाला डिबेट कर ही नहीं सकता, डिस्कशन कर ही नहीं सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल है। दलील से अब गुफ्तगू का वक्त ख़त्म हो गया है। दलील से बात करने को जो है पसंद नहीं किया जाता। जो लोग दलील से गुफ्तगू करते हैं उसका जवाब चीख व पुकार से आता है, और उसमें दलील करने वाला या तो चुप हो जाता है, या वो पीछे हट जाता है, या वो रास्ता आपको दे देता है कि जाइए फिर। तो जो हमने बोया वो हम काट रहे हैं, जो फसल हमने बोई है वो हम काट रहे हैं, और कब तक काटते रहेंगे ये पता नहीं, जब तक कोई नया पौधा नहीं लगाएंगे। अब नया पौधा आप कैसे लगा सकते हैं? नया पौधा उसी सूरत में लग सकता है जब आप बैठ के डिस्कशन करें। हम डिस्कशन, आप मुझे बताएं, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड है, उसके अंदर मुझे बताएं कि प्रोफेसर्स कितने हैं, कोई दूसरे नुक्ते नज़र के लोग भी साहब फैसला करेंगे जी इंशाअल्लाह। और यही देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मेरा अपना वो ये है कि इसका 2 तरीके। एक तो ठीक है कि आप ज़ाहिर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, यानी चाहे ये वाला मसला हो, कोई भी मसला हो, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। दूसरे ये कि रियासत ने अपनी रिट कैसे बनवानी है, यानी बाकी चीज़ें, सब चीज़ें मुज़ाकरात के ज़रिए करें आप। दूसरे किसी भी फरीक के हाथ में, कोई भी गैर रियासती ग्रोह के हाथ में असला होना ही जो है सबसे बड़ा चैलेंज होता है रियासत के लिए। ठीक, कि वो असले से आपको चैलेंज कर रहा है, यानी जिन्होंने आपके जो है इतने सालों में बच्चे मारे, आपने यानी ना वो हथियार आपको दे रहे हैं,
आप उनको अफगानिस्तान में बैठ से उनके मुज़ाकरात कर रहे हैं, यहाँ से उनके लोग रिहा हो रहे हैं, तो उनका क्या लॉस है? उनका तो कोई भी लॉस नहीं है। तो उनके फॉलोअर्स जो हैं, उनके फॉलोअर्स को इंकरेजमेंट मिलती है। जब रियासत इस तरह सरेंडर करती है तो फिर उनके फॉलोअर्स ताकतवर हो जाते हैं, उनके फॉलोअर। तो ये जो सूरत हाल है, तो इस चीज को कानून की हुक्मरानी, रियासत की रिट अगेंस्ट आर्म्ड ग्रुप जो आर्म्ड हैं, उनको डिसआर्म करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत उन्हें डिसआर्म नहीं कर सकती तो फिर ये रियासत का फेलियर है। ठीक। और तीसरी चीज ये कि आपके तालीमी इदारों से लेके, जब सबसे इंपॉर्टेंट तालीमी इदारे हैं, कि तालीमी इदारों में थॉट प्रोसेस, मुख्तलिफ व्यूज का होना, डिस्कशन, ये बहुत जरूरी है। इसी से आपकी नई पौध आगे आती है। ठीक है। भट्टी साहब, जहां बात रियाद के मुख्तलिफ अदवार में हुए वाकयात, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, नून लीग में, वो कह रहे पूरा सच और दलील से हम बात नहीं करेंगे तो रास्ता निकाल सकेंगे हम इसमें? देखिए, मदर साहब ने कहा सोचने नहीं, अब नोचने का दौर आ चुका है। ये तो लोग इसको कर रहे हैं, ये दरिंदगी है। कोई आशिक़े रसूल किसी शख्स को मार ही नहीं सकता। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, किसी गैर मुस्लिम को बिला वजह मारने वाले पर जन्नत हराम कर दी गई है। हदीस मुबारक बता रहा हूँ। लेकिन ये आज वाकया हुआ, 1001 वाकया हुआ, किसको सजा मिली है? सियालकोट में जो 2 बच्चे मार दिए थे वो रिहा हो चुके हैं। गुजारिश है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हुकूमत बहुत ज़्यादा जिम्मेदार। एक आलम दीन को बीच में आना चाहिए, असातिज़ा को आना चाहिए, गली मोहल्ले में ये शऊर पैदा करना चाहिए। अगर आप माओ को ताकत दे देंगे तो ऐसे हादसा होते रहेंगे। कहीं फैक्ट्री में हो, चौराहे पे हो, सड़क पे हो। खुदारा कानून जब कमज़ोर होता है तो फिर याद रख रहे माओ के पास ताकत जाती है। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती है, कानून नाम की चीज़ है ही नहीं। अफसोस के साथ ही जो हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे हैं कि कानून दारी ना होना बुनियादी वजह है। क्रॉस द बोर्ड कानून की अमलदारी से ये आगाज़ कर लिया जाए तो शायद हमें रास्ते मिलना शुरू हो जाए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।